कि हमारी जो क्लासेस हैं वो कैसी चल रही हैं। आपके साथ काफ़ी समय हो गया है एक रिश्ता बनाए हुए, और ये ऑनलाइन वीडियो क्लासेस का जो रिश्ता आपके साथ बन गया है, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है इन सबको, अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। तो अभी फ़िलहाल हमने आप सभी के लिए CA CPT की सीरीज़ ली हुई है, और हम CA CPT सीरीज़ के सभी सिलेबस का टोटल फुल कोर्स वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, और काफ़ी कोर्स आपको मिल चुका है उसी सीरीज में। अब ये नेक्स्ट अकाउंटिंग में आज का कोर्स है, जो आज हम बेसिक अकाउंटिंग पर है, जो आपके CPT में चैप्टर नंबर 2 पर बेस्ड है। तो मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर नंबर 2 आपको कंप्लीट करा पाएँ, और अदरवाइज हम इसे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ईमेल्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके हम आंसर्स भी दे रहे हैं, और लाइव क्लासेस भी हो रही हैं हमारी, उस पर भी उनसे बात करी मैंने, तो उनको कुछ क्वेश्चंस के हमने आंसर्स बताए। तो मैं सबसे यही बात कहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स इसमें एक म्यूचुअल एफर्ट दिखाएं, हेजिटेट ना करें, ऐसा ना कहें सोचें कि कहीं डेबिट क्रेडिट क्लासेस वाले हमें इस बात का रिस्पांस देंगे या नहीं देंगे। आप पूछेंगे, हम ज़रूर बताएंगे। हमें सच में बहुत खुशी होती है जब आप हमसे कुछ पूछते हैं, हमें कुछ करने का मौका मिलता है। तो मैं वापस क्लास में आ रहा हूँ, और दोबारा से वापस बेसिक पर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ओके, ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर में जो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो आता है अकाउंट्स पर, कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। तो उसका एक छोटा सा मीनिंग है, अकाउंट्स इज नथिंग, अकाउंट्स इज ए टी शेप format which has two sides, left hand side and right hand side. Left hand side is known as debit side and right hand side is known as credit side. Debit is represented by DR and credit is represented by CR. It is an accounts. In double entry book system, all the financial items are recorded in a ledger, and ledger are prepared in a accounting format. इस पे बेस CA CPT में जो क्वेश्चंस आता है वो बस यही आएगा कि अकाउंट्स क्या है। तो उसमें कई ऑप्शंस होंगे, उसमें आपने चूज करना है टी शेप format which has debit side and credit side. That particular design known as account, on which left hand side is known as debit side and right hand side is, whenever any entry is written on debit side, it is always starting with prefix to. It means जब भी हम कोई एंट्री लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद अकाउंट नेम, उसके बाद अकाउंट नेम लिखा जाता है। टू अकाउंट नेम, टू अकाउंट नेम, अमाउंट, और राइट हैंड साइड में डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है जी, डेट्स लिखे जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ग्रेड में हमेशा बाई और अकाउंट नेम लिखा जाएगा, और फिर उसका अमाउंट बाई जो भी उस रिलेटेड आइटम का अकाउंट नेम है वो, और ये सब आप यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो पेपर में क्वेश्चन आता है जो इससे जुड़ा हुआ है, और वही आएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ वही आएगा पेपर में। वो है क्वेश्चन
बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स क्या है जी? बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। पेपर में सीपीटी में क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज मीन व्हेन एन अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। हाँ जी, डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये है कि जब टी शेप अकाउंट बन रहा है तो आपकी जो डेबिट साइड के जो अमाउंट्स हैं आर एक्सीड देन क्रेडिट साइड, ये ज़्यादा हैं और ये कम हैं। दीज आर एक्सीड देन दिस साइड, इट हैज़ एक्सीड आइटम्स देन दिस साइड। डेबिट साइड मीन्स डेबिट हैज़ ए लार्जर बैलेंस। तो इसीलिए जो बैलेंस सीडी बचेगा, जो डिफरेंस बचेगा, वो कहाँ बचेगा? वो क्रेडिट साइड में बचेगा, जहाँ पर कम साइड आई है, फीवर साइड में। और इसके बाद बैलेंस बीडी नेक्स्ट जो है बन जाएगा, और टू बैलेंस बीडी अकाउंट क्लोज करने के बाद उसके नीचे डेबिट साइड में पहुँच जाता है। तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है, जिसे हम बैलेंस बीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डेबिट में शो होगा। इसका मतलब है कि दोनों साइड में जो डिफरेंस है वो उसमें डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, और अगर उस अकाउंट को ओपन किया जाएगा तो बैलेंस बीडी डेबिट में लिखकर ओपन किया जाएगा। ये पक्का पेपर में क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि एक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होने से क्या मतलब है। ठीक है, तो एक अकाउंट, व्हाट डज मीन व्हेन एन अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे कि भाई क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है। तो ऐसी हालत में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कम वाली साइड में। तो बैलेंस सीडी कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट साइड में। ठीक है, और ये सीडी यहाँ पर जाकर बैलेंस बीडी बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है जी, तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस का कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन तैयार करे हैं। पहला, अकाउंट्स का फीचर्स क्या है, अकाउंट्स किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आता है डबल एंट्री बुक कीपिंग में। दूसरा, डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है। तीसरा, क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है। करेक्ट है। अब इसके बाद अकाउंटिंग अप्रोच से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। किससे रिलेटेड आ सकते हैं? अकाउंटिंग अप्रोच से। देखिए, जो अकाउंटिंग अप्रोच है, या जिसे आप अकाउंटिंग रूल्स के नाम से भी जानते हैं, वो 2 हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोचेस और एक मॉडर्न अप्रोचेस। ट्रेडिशनल अप्रोचेस को हम लोग ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, और मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। तो मैं आपको इसमें पहले मॉडर्न अप्रोच पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि बाय नेचर जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे अभी हम बात करके आए हैं, ठीक है, तो वो हमने फॉर्मेट की बात की थी। वो हमने किसकी बात की थी? फॉर्मेट की। तो जो अकाउंट्स होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अंडर मॉडर्न अप्रोच सिस्टम। 5 टाइप बोल लीजिए या आप 5 नेचर बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर ये अकाउंट क्या है? आपने तो फॉर्मेट की बात करी। तो अकाउंट मीन्स नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं
तो इसका मतलब है कि नेम ऑफ फाइनेंशियल आइटम। जैसे कि अब आप कहेंगे सर इसका आप कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। तो जी एग्जाम्पल बहुत हैं, जैसे कि रेंट अपने आप में एक फाइनेंशियल आइटम है, सैलरी अपने आप में एक फाइनेंशियल आइटम है, कैपिटल अपने आप में एक फाइनेंशियल आइटम है, ड्राइंग्स अपने आप में एक फाइनेंशियल आइटम है, बिल्डिंग अपने आप में एक फाइनेंशियल आइटम है। आप इसे चूंकि अकाउंट बोलते हो तो ये इसके आगे आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर कर लिखना शुरू कर देते हैं। तो एवरी फाइनेंशियल आइटम मीन्स अकाउंट। ठीक है, तो अब मैं इस पर आ रहा हूं कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है जी, तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है वो मैंने आपको बताया, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अंडर मॉडर्न अप्रोच सिस्टम। नंबर वन है कैपिटल अकाउंट। नंबर 1 क्या है? कैपिटल अकाउंट्स। नंबर 2 आपका आएगा कैपिटल के बाद लायबिलिटीज अकाउंट। नंबर 3 एसेट्स अकाउंट्स। नंबर 4 रेवेन्यूज अकाउंट्स। ठीक है, नंबर 5 एक्सपेंसेस अकाउंट्स। ये 5 तरीके के आपके क्या होते हैं? 5 टाइप के इसमें अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक। अब कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? जैसे कि जो भी मालिकों के अकाउंट्स होते हैं जिसमें उन्होंने पैसा लगा रखा है वो सब कैपिटल होता है। वॉट एवर द अमाउंट is invested into business by the owner known as capital. It may be in form of cash or in any other type of assets. तो ये कैपिटल होता है। लायबिलिटीज कैपिटल में कैपिटल अकाउंट्स हो गए। ठीक है, मालिक के लायबिलिटीज में लोन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट्स, बिल्स पेबल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। एसेट्स अकाउंट में जैसे बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, और बहुत सारे आप लिख सकते हैं, कैश अकाउंट्स, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट्स, बीआर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स लिखे जा सकते हैं। रेवेन्यूज अकाउंट में आप यहां पर जैसे सेल्स अकाउंट्स, ठीक है, इनकम अकाउंट्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल या रिसीव्ड अकाउंट, इस तरीके के रेवेन्यू अकाउंट। और एक्सपेंस अकाउंट में सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सब इसमें आ जाते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। अब इसमें हम कुछ सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर ये इंक्रीज होंगे, क्या होंगे? इंक्रीज, तो इनका रूल सीखना है। और अगर ये डिक्रीज होंगे तो इनका रूल सीखना है। ठीक है, तो अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होती है तो डबल एंट्री बुक सिस्टम में इसको क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, डबल एंट्री बुक सिस्टम में इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है। अब यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्या क्या रीजन है जिनसे कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, कैपिटल इंक्रीज करना है। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कैपिटल इंट्रोड्यूस से क्या होगा, तो आप बताएंगे इससे कैपिटल इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रॉफिट होने से क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर बिजनेसमैन को जो कैपिटल को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगा। तो क्या होगी? क्रेडिट होगी।
इसका मतलब ये सब रीजंस होने पर ये सब क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। यानी अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उससे कैपिटल इंक्रीज हो रही है, उसकी कैपिटल क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट मिल रहा है तो जिस अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है वो डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये इंक्रीज होने पर क्रेडिट हो जाएगा और डिक्रीज होने पर डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट भाई भाई क्या है ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं जी, बोलो? ये हैं भाई भाई, दोनों ब्रदर्स हैं, यानी दोनों के रूल्स सेम रहते हैं। क्योंकि बिजनेस के लिए तो दोनों ही लायबिलिटी है ना, बिजनेस ने तो दोनों को ही पैसा लौटाना है, दोनों से उधार ले रखा है, तो इसलिए जो रूल्स कैपिटल के हैं वही लायबिलिटीज के हैं। तो इसलिए कि जो इसमें भी वही होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। यानी अगर मैंने लोन लिया तो लोन अकाउंट क्रेडिट क्योंकि वो इंक्रीज हो गया। अगर हमने क्रेडिटर से उधार लिया तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट क्योंकि लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। बिल्स पेबल मैंने साइन करे तो बिल्स पेबल क्रेडिट क्योंकि मैंने क्या लिया है, मैंने बिल्स पेबल साइन करे हैं। समझ में आ गया? मैंने किसी को पेमेंट नहीं करी तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ गया? और जब मैं इनकी पेमेंट कर दूंगा और ये मेरे पास अकाउंट पहले से अवेलेबल है तो मैं इनको डेबिट कर दूंगा, क्योंकि जब मैं इनकी पेमेंट करता हूँ तो ये कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पेमेंट कर रहा हूँ। समझ में आ गया? अब याद रखिए, मुझे ये बात बताइए कि जो इनकम होती है, क्या होती है? इनकम होती है, उससे कैपिटल बढ़ेगी। तो ये जो फोर्थ टाइप है इसे हम इनकम अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम के नाम इस नाम से जानते हैं? इनकम अकाउंट्स। ठीक है, तो जो इनकम होगी उससे कैपिटल बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका रिश्ता इनके साथ पॉजिटिव है। ये कब बढ़ती हैं? क्रेडिट करने से। तो इसका मतलब रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो वो भी क्रेडिट होगा, क्योंकि ये भी इनका भाई है, क्योंकि ये इनके साथ चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल्स होगी तो सेल्स क्रेडिट होगी। सेल्स क्या होगी? कोई भी इनकम हो जाए तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड होएगा तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सही है? डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो डिविडेंड रिसीव्ड क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सही है? पॉइंट क्लियर हो गया? और डिक्रीज ये कभी होते नहीं है, क्योंकि या तो इनकम होती है या नहीं होती, क्योंकि हम किसी को इनकम देते नहीं, क्योंकि जो दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल्स होगी तो सेल्स क्रेडिट होगी। सेल्स क्या होगी? कोई भी इनकम हो जाए तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड होएगा तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सही है? डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो डिविडेंड रिसीव्ड क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सही है? पॉइंट क्लियर हो गया? और डिक्रीज ये कभी होते नहीं है, क्योंकि या तो इनकम होती है या नहीं होती, क्योंकि हम किसी को इनकम देते नहीं, क्योंकि जो दे रहे हैं वो एक्सपेंसेस होता है। तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। पर फिर भी पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इनकी डिक्रीज होने पर क्या करना है, तब आपको डेबिट चुनना पड़ेगा। सही है? क्लियर है? अब इसके बाद में आता हूँ एक्सपेंसेस पर। किस पर आता हूँ? तो एक्सपेंसेस आपको मालूम है कि एक्सपेंसिव रेवेन्यू का उल्टा हो जाएगा, इनकम का उल्टा हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर क्या होंगे? क्रेडिट नहीं होंगे, क्या होंगे? डेबिट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सैलरी की पेमेंट कर रहा हूं तो मैं सैलरी को डेबिट करूंगा। अगर मैं वेजेस की पेमेंट कर रहा हूं तो वेजेस को डेबिट करूंगा। अगर मैं रेंट की पेमेंट कर रहा हूं तो मैं रेंट को डेबिट करूंगा। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर है? पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि बताइए अब इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चल रहे हैं तो गारंटीज भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। मान लीजिए जैसे मैं सैलरी की पेमेंट कर रहा हूँ तो दो बातें हो रही हैं। एक तो सैलरी की एक्सपेंसेस है तो इसलिए सैलरी डेबिट करूँगा, लेकिन जेब से क्या जा रहा है? पेमेंट जा रही है। ठीक है ना? तो ऐसी हालत में क्या होगा? ऐसी हालत में एसेट्स मेरे कम हो रहे हैं। ठीक है? और आप ये देखिए कि कैपिटल लायबिलिटीज का उल्टा होता है एसेट्स अकाउंट। क्या होता है? एसेट्स। तो एसेट्स इन दोनों के रिवर्स में चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपको मालूम है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ये दोनों साथ साथ अलग अलग होते हैं। एक LHS होता है, एक RHS होता है। ठीक है? जो अभी मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो एसेट्स अकाउंट इंक्रीज होने पर क्या होगा? डेबिट।
क्यों? क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल, और एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इसके रिवर्स में होगा। देखिए बिल्डिंग मैंने परचेज करी तो बिल्डिंग अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, ठीक है। मशीनरी मैंने परचेज करी तो मशीनरी इंक्रीज हो गई, मशीनरी डेबिट हो जाएगा, सही है। डेटर्स को मैंने सामान उधार में दिया, जब मैंने उसमें क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करा तो डेटर्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, तो डेटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और सोल्ड करे तो सेल्स बढ़ गई, और सेल्स क्या है? इनकम, तो सेल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट। समझ में आ गया? क्लियर है? और अगर मैं बिल्डिंग को बेच दूं तो बिल्डिंग मेरे कम हो गई तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। समझ में आ गया? मशीन मैंने बेच दिया तो मशीन क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि बेचने से, सेल करने से वो कम हो रहे हैं, क्योंकि मेरी एसेट्स हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो ये पढ़ा अभी अभी हमने मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच से सीपीटी में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यही आ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? 5 4 3 2 1। तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंक्रीज इन बिल्डिंग, तो आंसर लिखा होगा डेबिट, क्रेडिट या कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे? तब आप इंक्रीज इन बिल्डिंग में डेबिट लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई? इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं जो अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी फिलहाल आप इसे कॉपी कर लें। बाद अब हम मॉडर्न अप्रोच के बाद हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच सबसे ज़्यादा पॉपुलर अप्रोच है, और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो हम करते हैं पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट्स। और इम्पर्सनल अकाउंट्स को हम फिर से दो हिस्सों में बांटते हैं, एक बोलते हैं रियल अकाउंट्स और एक नॉमिनल अकाउंट्स। क्लियर है? देखिए पर्सनल का मतलब है जो पर्सनली किसी ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो किसी इंडिविजुअल या पर्सन से कनेक्ट किया जा सके। जो पैसा मालिक ने लगाया तो वो पर्सनल है। तो पर्सन दो तरीके के हो सकते हैं जी, एक इंडिविजुअल और एक आर्टिफिशियल पर्सन। एक वो जिसे नेचर ने बनाया, एक वो जिसे नेचर ने बनाया, मुझे और आपको नेचर ने बनाया है, और एक वो जिसे हमने बनाया, जिसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। सही है? तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद उसके और जो बाकी अकाउंट्स हैं उसको पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं पर्सनल अकाउंट्स पर। पर्सनल अकाउंट्स में जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं वो सभी पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, ये सभी पर्सनल अकाउंट्स हैं। ये सभी क्या है? पर्सनल अकाउंट्स है। इसके अलावा जितने भी आर्टिफिशियल, ठीक है, नेम होते हैं, आर्टिफिशियल नेम है। नेम किस किस के नेम है? जैसे कि फर्म नेम, जैसे कि कंपनी नेम, ठीक है, एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये सभी आर्टिफिशियल नेम है। और आर्टिफिशियल नेम किस रिस्पेक्ट में है? किसी कंपनी के रिस्पेक्ट में या किसी फर्म के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया? तो जिसे हम ट्रेड नेम बोलते हैं। सही है? तो ये आर्टिफिशियल पर्सन माने जाते हैं। आर्टिफिशियल क्या माने जाते हैं? पर्सन। तो ये पर्सनल अकाउंट्स में ये दोनों आएंगे। इसके अलावा कुछ और भी आएंगे, वो आएंगे लायबिलिटीज अकाउंट। क्या आएंगे? जो भी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, जैसे कि लोन अकाउंट, ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा।
ठीक है, कुछ और भी है, उसके मेरा एक तरीका है, थ्योरी है मेरी, उसके हिसाब से आता हूं मैं। लायबिलिटीज यहां आ गई तो कैपिटल कहां गई? कैपिटल गई इंडिविजुअल अकाउंट में, क्योंकि मालिक कौन है? मालिक कौन है? मालिक इंडिविजुअल ही तो है, तो यानी कैपिटल अकाउंट यहां पर चलेगी। आपकी तसल्ली के लिए मैं कैपिटल अकाउंट लिख देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। कैपिटल आ गई, लायबिलिटीज आ गई, तो क्या रह गई? एसेट्स। तो इसका मतलब ये एसेट्स भी कहीं आनी चाहिए, तो जी एसेट्स आती हैं रियल अकाउंट्स में। कहां पर आती हैं? रियल अकाउंट्स में सभी एसेट्स आ जाएंगी। सारी एसेट्स? हाँ जी, सारी एसेट्स। कुछ रह जाएगी, वो क्या क्या रह जाएंगी? एसेट्स रह जाएंगी, जैसे कि ये जो मैं एसेट लिख रहा हूं इनको छोड़कर, तो ये इसके एक्सेप्शंस हो जाएंगे, ये रियल अकाउंट में नहीं आते। जैसे कि डेटर्स अकाउंट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि डेटर्स बेसिकली इंडिविजुअल है। क्या है? इंडिविजुअल है, तो इसलिए उन्हें यहां रखा जाता है, यहां पर नहीं रखा जाता है। आप कहेंगे सर डेटर्स में कोई नाम थोड़ी है, कोई इंडिविजुअल थोड़ी है, वो तो डेटर्स का मतलब है सभी लोग। तो मतलब यही है, जब हम अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटर्स लिखते हैं तो हम पार्टीज के नाम नहीं लिखते, हम पार्टीज के नाम लिखने की बजाय उनका टोटल करके दिखा देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि डेटर्स जो है हम बता रहे हैं अपने कस्टमर्स के अमाउंट का टोटल करके कि भाई इतना पैसा मुझे मार्केट से लेना है, तो एक्चुअली वो सभी डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। तो इसलिए डेटर्स कौन हो गया? डेटर्स हो गया पर्सनल अकाउंट्स। इसीलिए वो हालांकि एसेट्स है, लेकिन हम उसे, चूंकि हम यहाँ जो रूल डिफाइन हो चुका है, इसलिए हम उसे यहाँ पर भेज देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा बैंक अकाउंट भी यहाँ पर नहीं आता। यहाँ पर बैंक अकाउंट क्यों नहीं आता? क्योंकि बैंक अकाउंट भी आर्टिफिशियल पर्सन है। आपको मालूम है कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो इसलिए आईसीआई बैंक, पीएनबी बैंक। अब आप कहेंगे सर हम तो अकाउंट इस नाम से अकाउंट ही नहीं खोलते। नहीं, अकाउंटेंसी में हम इन्हीं नामों से अकाउंट खोलते हैं। नॉर्मली अगर किसी भी बिजनेसमैन का एक बैंक अकाउंट है तो हम सिर्फ बैंक अकाउंट लिखते हैं। हम लेजर अकाउंट में क्या लिखेंगे? सिर्फ बैंक अकाउंट लिखेंगे। लेकिन अगर उसके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो फिर हम क्या लिखते हैं? फिर हम पीएनबी बैंक अकाउंट, एचडीएफसी बैंक अकाउंट, ऐसे जाकर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ताकि हमें हर एक अकाउंट्स का अलग अलग पता लग सके। ठीक है, तो इसीलिए बैंक अकाउंट कहीं भी है वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, आप उसे पर्सनल अकाउंट्स में दिखाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो रह क्या गया? रह गया जी, रह गए एक्सपेंसेस, रह गए गेन्स या इनकम। इनकम चलो यहां ले लेते हैं, गेन्स पहले एक ही ग्रुप ले लेते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम और गेन्स। अब आप कहेंगे सर एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंसेस के बदले में हमें कुछ रिकवर हो जाता है, जैसे कि सैलरी, तो हमने एम्प्लॉय से काम कराया तो सैलरी थी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करी तो पेमेंट करी, तो ये हमें कुछ यूटिलिटी देकर जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें यूटिलिटी देकर नहीं जाती और पैसा हमारा खर्च हो जाता है। तो जब यूटिलिटी इज नॉट रिकवर्ड, whenever any utility is not recovered from a particular item but the value of that item has been lost, then such amount is known as loss. तो लॉस है जैसे कि डकैती हो जाना, जैसे कि माल चोरी हो जाना, ठीक है, जैसे कि माल खराब हो जाना, बारिश में भीग जाना, टूट जाना, ये सभी लॉसेस हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा पैसा डूब जाना, बेड डेप्ट्स, ये लॉसेस है। करेक्ट है? तो अब इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी अकाउंट क्या आ जाएगा? मैंने अभी पीछे लिखाया था मॉडर्न अप्रोच में, इसीलिए पहले पढ़ाया गया था वो, कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कार्टेज, फ्रैट, ये सब किस में आ गए? एक्सपेंसेस अकाउंट में आ गए। लॉसेज में क्या आ गया? बैड डेब्ट्स आ गया। क्या आ गया? बैड डेब्ट। डिस्काउंट अलाउड यहां पर आ गया। ठीक है, इसके अलावा इनकम में क्या आ जाएगा? जैसे कि रेंट रिसीव्ड,
ठीक है, सेल्स भी हमारी इनकम है, जितने भी रेवेन्यूज हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब चीजें हमारी इनकम हो गई। गेन्स का मतलब मेरे पास एक फिक्स्ड एसेट्स थी, मैंने उसे बेच दिया, मैंने प्रॉफिट कमा लिया, तो ये क्या हो गया, गेन हो गया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इस तरीके के आइटम्स यहां पर आ जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। देखिए स्टूडेंट्स, ये है नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का कोई अकाउंट हो और उससे पहले कुछ लगा दूं मैं या उसके बाद में कुछ लगा दूं, तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई? समझ में आ गया? यानी कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका नाम है रियाज, ठीक है, तो कई बार आप क्या करते हैं, उसके आगे क्या लगा लेते हैं कुछ लोग, मुझे ठीक है, मोहम्मद रियाज। तो मोहम्मद रियाज क्या हो गया, पहले आ गया, प्रीफिक्स हो गया। तो ऐसी हालत में नॉमिनल के आगे आपने कुछ लगाया। तो याद रखिए, ऐसी हालत में नॉमिनल के आगे कुछ लग जाए या बाद में कुछ लग जाए, प्रीफिक्स या सफिक्स, कब लगेगा अभी बताऊंगा, तो वो पर्सनल अकाउंट्स में आ जाता है। पहचान के लिए बता रहा हूं, दूसरी पहचान भी बता सकता हूं, अभी बताएंगे। या बाद में कुछ लग जाए, जैसे राकेश के पीछे क्या लग गया, कुमार, शर्मा, वर्मा। तो ऐसे ही जैसे सैलरी के बाद कुछ लग जाए, ठीक है, तो फिर वो बाद में माना गया, सफिक्स हो गया वो, तो फिर वो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा पर्सनल अकाउंट्स में। तो मैं ये कह रहा हूं कि नॉमिनल अकाउंट्स के आगे पीछे लगाने से उसके नेचर चेंज हो जाएंगे और वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। रीजन दूसरा बता रहा हूं, ये तो था याद रखने वाला रीजन, अब लॉजिकल रीजन बता रहा हूं कि सैलरी यहां पर लिखी हुई है, देखें आप, और सैलरी से पहले मैं लिख लूं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ऐसी हालत में आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पर आ जाएगी, यहां, क्योंकि लायबिलिटी बन गई। अच्छा, पीछे क्या लगाएं, मान लीजिए सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन, तो वो कहां पर आ जाएगी, वो भी यहां पर आ गई, बाद में लगा दिया। रेंट, अब आप कहेंगे सर रेंट रिसीव्ड, अब इसे यहां लिखो। तो इसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं कि रिसीव्ड जो है कोई आइटम नहीं है, रिसीव्ड एक वर्ब है। समझ में आ गया? तो एक्शन को हम अकाउंट नहीं कहते, ठीक है। तो रेंट पेड इन एडवांस, तो ये जो एडवांस है वो हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, कि नॉमिनल को हमने क्या बना दिया, पर्सनल बना दिया। तो रेंट पेड इन एडवांस या आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। सही है, क्लियर है? तो ऐसी हालत में ये सब यहां पर आ जाएंगे। आपकी पहचान के लिए यहां पर कुछ लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, ठीक है जी, रेंट पेड इन एडवांस, ये सब इसमें यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। अब इस सारे फॉर्मेट्स को याद रखिएगा, इसमें से पक्का स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं। कोई ऐसा पेपर सीबीटी का आज तक नहीं गया है कि जब उसने आइटम देकर आपसे उसका नेचर ना पूछा हो। तो वो पूछेगा सैलरी बताओ इस कौन सा नेचर है, तो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो पूछेगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड बताओ कौन सा है, पर्सनल, रियल है, नॉमिनल है। कैपिटल कौन सा है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। तो ऐसी हालत में वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो जो लायबिलिटीज को और जो कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं या एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब भी कहां आ जाते हैं, पर्सनल में। यानी मैं इसके लिए आपको स्पेसिफिकली वर्ड दे रहा हूं, आइटम्स रिप्रेजेंटिंग एनी एसेट्स या लायबिलिटीज। तो ऐसा कौन सा आइटम है जो किसी एसेट से लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ना, सैलरी, ठीक है। जैसे कि ऊपर लिखता हूं मैं डेटर्स, यहां डेटर्स क्यों लिखा मैंने बताया, क्योंकि वो क्या था, इंडिविजुअल था। डेटर्स को रिप्रेजेंट क्या करता है बताओ, बी आर। तो बी आर फिर यहां नहीं आएगा, वो कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि बी आर डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया? इसी तरीके से सैलरी तो यहां आएगी, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए वो यहां आएगी। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहां पर आया। तो दो तीन लॉजिक बताए मैंने आप लोगों को, ठीक है। एक प्रीफिक्स सफिक्स याद रखिएगा,
एक याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे आप याद रखेंगे कि क्योंकि वो लायबिलिटी बन जाता है इसलिए वो इस वाले नेचर में आता है। तीसरे मैंने बताया कि वो एसेट है लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है इसलिए वो यहां पर आ जाता है। ठीक है, मैं आपको आपकी घड़ियों में टाइम क्या हुआ है जरा बताइए। ठीक 4 o'clock हुआ है, 4। ठीक है, आप 4:05 हुए हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं आपको पूरे 3 मिनट दे रहा हूं, मैं ठीक 3 मिनट के बाद आऊंगा और फिर उसके बाद हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दो मिनट में आ गया हूं, 1 मिनट पहले। क्या आप ये सब कॉपी कर चुके हैं? ठीक, क्या मैं इसे रब कर सकता हूं? ठीक है, अब आप देखिए कि इसके रूल्स क्या है। पेपर में आएगा रूल्स, तो आपको इसके रूल्स बताने पड़ेंगे। तो पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं? ठीक है, रियल अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं, हमें यह बताना है। आप इसे यह भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी पढ़े थे, वो भी रूल्स थे। और अब हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। आइए रूल्स आते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का बच्चों रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और फिर नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये इसके रूल्स हैं। मैंने ज्यादातर अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स में ये देखा है कि उन्हें ये रूल तो याद होता है, लेकिन वो अगर उनसे कहा जाए कि आप इसे कीजिए तो वो कई बार कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, आइए देखते हैं। आइए मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूं। वहां तो हमने देख लिया था मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैसे डेबिट क्रेडिट का फंक्शन काम कर रहा था। अगर आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन से आप डेबिट क्रेडिट करो तो कैसे करेंगे? देखिए, अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, तो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो किसकी तरफ से बनाते हैं? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट याद है? कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया था आप लोगों को। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो है वो एक सेपरेट यूनिट है और ऑनर एक सेपरेट यूनिट है। करेक्ट? तो अगर सेपरेट यूनिट है तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दिया बताइए? कैपिटल दी। क्या दी? तो बिजनेसमैन ने कैपिटल दी। तो बिजनेसमैन ने कैपिटल दी, तो बिजनेसमैन कौन है? रिसीवर या गिवर? गिवर, क्योंकि बिजनेसमैन ने क्या करा है? कैपिटल दिया है। अब आप कहेंगे सर आप यहां क्यों पहुंचे? आप यहां पहुंच जाते, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल होता है। सही है? तो यानी इसका मतलब है जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो पहले आप नेम ऑफ अकाउंट सोचिए। क्या सोचिए? सबसे पहले सोचो, क्या सोचो कि दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं। क्या सोचेंगे आप लोग? ये दिमाग की बत्ती जल गई और दो अकाउंट आपके दिमाग में आ गए कि बिजनेस में लगाया है तो एक तो कैपिटल अकाउंट आएगा और एक अगर कैश लगाया है तो कैश आएगा, स्टॉक लगाया तो स्टॉक आएगा। तो गिवर कौन है बताइए? कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और उसने क्या दिया? कैश। तो कैश जो है रियल होता है, वो बिजनेस में आया है, तो ऐसी हालत में आना है, कम्स इन, तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट।
क्या करेंगे हम, डेबिट। अगर उसने बैंक के थ्रू चेक दिया होता तो फिर जो हम लोग कौन है, पैसा अमाउंट आ रहा है तो फर्म क्या हो गई, रिसीवर हो गई। तो ऐसी हालत में फिर बैंक डेबिट हो जाता। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। पाया किसने, बैंक ने पाया, तो बैंक को डेबिट करो। समझ में आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेड सैलरी। तो पेड सैलरी में थिंक, दोबारा से सोचो, दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे, एक तो सैलरी और एक कैश। तो सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसिव लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सैलरी क्या हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, कैश रियल है, वो गोज आउट, वो जा रहा है बिजनेस से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री बन गई, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया। इस तरीके से ये फंक्शन काम करते हैं। करेक्ट है। तो पेपर में एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि भाई रियल का फार्मूला क्या है, या मान लीजिए तीनों लिख दिया, इसमें बता दिया भाई नॉमिनल का बताओ कौन सा फार्मूला है। तो ए बी सी के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेचर ऑफ अकाउंट्स आपको डिफाइन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जर्नल एंट्री उसने बना दी तो उसमें बोलेगा कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन देगा। जैसे इसमें कॉम्बिनेशन दे दिया कि कैपिटल क्रेडिट कैश डेबिट, एक कमीशन दे देगा कि कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट। सही है। इस तरीके से वो दो कॉम्बिनेशन या चार कॉम्बिनेशन दे सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकता है। वो आपको ध्यान से देखना है और उसके हिसाब से करना है। मटेरियल सेक्शन में मैंने इसकी पूरी एक्सरसाइज लोड कर रखी है। ठीक है, मेरा आप प्रोसीजर समझते हैं, मैं पहले पूरे चैप्टर को पढ़ाता हूँ और जब चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है उसके बाद एक्सरसाइज कराता हूँ। तो चैप्टर पढ़ाने के बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम उस जो मटेरियल दिया हुआ है हम उसको करेंगे। ठीक है। तो अब आपने अभी तक दो चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपने एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ी और एक आपने पढ़ी है किसके हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पढ़ी है, और आपने अकाउंट का फंक्शन सीखा। ठीक है, ठीक। अब हम इससे आगे चलेंगे। ठीक। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये पढ़ा। अब आपको सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने स्टडी मटेरियल में जो सीए ने भी आपको दिया हुआ है, आप उस स्टडी मटेरियल में इस सेक्शन को उतना पढ़ लें, और जो हमारा मटेरियल सेक्शन है उसमें मैंने इसके बड़े अच्छे थ्योरी के ड्राफ्ट्स दे रखे हैं, आप उस थ्योरी को पढ़ लें। और इसके अलावा जो इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं आप उन क्वेश्चंस को जरूर करें। उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उससे आप मेरे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे हमने पूरी आंसर शीट के साथ वो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं। याद रखिएगा, किसी भी क्लास के पूरा हो जाने के बाद अवेलेबल जो ऑनलाइन टेस्ट है आप उसे जरूर दीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस चारों होते हैं। तो आप उसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगता है कि जल्दी से पता लगता है कि आपकी क्या मार्क्स आए हैं और आपके क्या स्टेटस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।